तो एक टाइप कीजिए। आपको सर अगर अच्छे से दिख रही है और अच्छे से आवाज जा रही है तो एक टाइप कीजिए, जल्दी 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 से टाइप कर दीजिए सर। अरे चला, केमिस्ट्री चल रहा है सैटरडे और संडे 2-2 घंटे। तुम लोग पढ़ता कम है, बकैती ज्यादा करता है, समझा। केमिस्ट्री नहीं चल रहा है, क्या सड़ा हुआ बात बोलता है। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि कैसे तुम लोग पढ़ेगा और कैसे जीवन में चला आगे बढ़ेगा, मतलब क्या बोलना है। आवाज अच्छे से जा रही है, वेरी गुड। सर कितने लोग हैं जो केमिस्ट्री इस सप्ताह शनिवार रविवार को पढ़े थे? जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो 5 टाइप करेंगे, और जो केमिस्ट्री पढ़े उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ 6 टाइप करेंगे। सर देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो फर्क है वो हमेशा रहेगा कि आपको कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया या कभी वीडियो नहीं चलने का प्रॉब्लम हुआ, ये होगा ही। घर के कंबल के नीचे से आप देखोगे भी, 20 रुपया में 30 रुपया देके आप पढ़ोगे भी और सोचोगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सर ऐसा कैसे हो जाएगा ये बताओ। कभी कभार थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस होगा तो तुम लोग तो मतलब 95% सेटिस्फाइड नहीं हो। जब तक 100% नहीं होगा तब तक सेटिस्फाइड नहीं होते हो। कितने लोग सर क्लास किए थे विदाउट एनी प्रॉब्लम? 5 टाइप कीजिए। जिनको लगता है कि हमने ठगा नहीं और मैंने प्रॉपरली पढ़ाया वो 5 टाइप करेंगे। जो गुरुजी के, अगर गुरुजी को भी सर अच्छा लगेगा और लगता है कि मैंने आपको ठग लिया तो 6 टाइप कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो रे छोटा सा एक अभी लिखा था, उसी के लिए जवाब है। दानव कहीं का, लाज शर्म उठा के पी गया है। चला हम पढ़ाएंगे, समझ में नहीं आएगा हमारे चलवा को, ये हो नहीं सकता है। इतना ईमानदार टीचर पे अगर उंगली करता है ना तो बहुत बुरा लगता है, दिल से मतलब बहुत बहुत गंदा फील आता है। चला कि किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सुबह से चला 6:30 बजे सुबह से रात के 12 बजे तक लगे रहते हैं। 10 से 11 क्लास होता है, उसके बाद घर जाते हैं, 12 बजे तक रूम पहुंचता है, फिर 6:30 बजे ठंडी में आते हैं। लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसा रिप्लाई दोगे तो थोड़ा सा बुरा लगता है। मेरी जान ऐसे ना कर, हम भी तेरा भाई ही हैं। देखो इन सारे बच्चों ने क्लास किया और सबको अच्छे से समझ में आया, ठीक है, लेकिन कुछ से कुछ नहीं। अरे सर है क्या वीडियो जो डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रहा है? राजस्थान में जो किसान आंदोलन है ना, वो किसान आंदोलन में पूरा का पूरा मामला जो है गड़बड़ी में फंस गया। वहां का नेट ही डाउन है और ये धुरीना राजस्थान की ही कंपनी है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। कभी थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम नेट का आता है। देखो एक बच्चे ने 6 टाइप नहीं किया है, एक बच्चे ने 6 टाइप नहीं किया है। और लिखा है एक लड़का कि ऑनलाइन वालों के साथ धोखा हो गया, केमिस्ट्री सिर्फ शनिवार रविवार चलता है। तुम ही लोग बोलता है कि हाँ सर लोड ज्यादा है, शनिवार रविवार पढ़ा दो, फिर तुम ही में से कोई एक बोल देता है तो बहुत बुरा लगता है। चला, इट्स रियली हर्टिंग। एक लड़का देखो कितना अच्छा बच्चा सब है, छोटा सब 1-2 आके गंदा करता है। कितने चला कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि हम लोग ठग। हाँ सर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन में ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा। कभी डाउनलोड होने का प्रॉब्लम हो जाएगा, कभी बफरिंग हो जाएगा या कभी नेट कट जाएगा, ये प्रॉब्लम्स होगी, ये कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन कितने लोगों को लगता है कि हम लोग सर ठगते हैं? वो 8 टाइप कर दीजिए। अगर लगता है कि हम लोग ठग हैं, ठग लिया आपसे 299 लेके, तो आप 8 टाइप कीजिए। अगर लगता है गुरुजी तुम्हारे साथ एकदम ऑनेस्टी से पेश आए हैं हम लोग, तो आप सर 9 टाइप कर दीजिए। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जूता मार लो सर हमको, लेकिन डायरेक्ट मारो, हम में जो सुधार होगा हम वो कर देंगे सर। अगर आपको लगता है कि हमने ईमानदारी से हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं सर, थोड़ी बहुत दिक्कतें सर आएंगी, वो हमेशा रहेंगी, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। इसमें कहीं कोई, जब तक सर ऑप्टिकल फाइबर नहीं बिछ जाता और नेट की स्पीड नहीं बढ़ती तब तक ये प्रॉब्लम हर क्लासेस में होंगी। कितने लोगों को ऐसा लगता है सर कि हम लोग ईमानदारी से आपको पढ़ा पा रहे हैं? सर 9 टाइप कीजिए। लगता है कि ठग है, मुंह पे जूता मार के चले जाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम सर आपका ये दर्द भी हम सह लेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लेंगे कि चलो हमसे ही गलती हुई, अपनी गलतियों में सर सुधार लाएंगे। अगर लगता है कि 299 रुपीज लेके हम आपको ठग लिए हैं सर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या से हैं, वेरी गुड, नमस्कार है सर आपको। आते हैं सर, चलिए, वेरी गुड। किसी को नहीं लगता है, बस 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं सर जिनको ऐसा फील होता है, किसी को बाकी नहीं लगता है। रिफ्रेश इट, क्या कहें, वो 1-2 बच्चों से भी मेरा सर बहुत सारा प्यार है। हम इतने गंदे नहीं है हम लोग सर।
आप सोचें 20 से 25 रुपए लेके आपको सर हम एक पेपर पढ़ाते हैं और फिर भी आप थोड़े थोड़े के लिए अगर उल्टा बोलते हैं तो बहुत बुरा लगता है सर। आते हैं सर एसएलई पे। हमने कल आपको लीवर के बारे में पढ़ाया था और लीवर में हमने आपको एफएलई के बारे में पढ़ाया था। लीवर में हमने आपको एफएलई के बारे में पढ़ाया था। एफ अगर रहेगा बीच में तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल बीच में रहेगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ध्यान दीजिएगा फिर, एफ अगर बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। एफ एल ई बोलते हैं इसको। हमने कहा था सर कि अगर ये कैंची है और कैंची में अगर बीच में देखिए कौन है, बीच में अगर सर एफ है इसका मतलब ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। और अगर आप सर नींबू निचोड़ने का मशीन है, यहां पर अगर नींबू है तो सर देख लीजिए बीच में वस्तु है यानी लोड है, इसका मतलब ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। लोड है इसका मतलब ये कौन श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ई है, जैसे आप चिमटा लेते हैं सर, चिमटा लेते हैं तो बीच में एफॉर्ट है, इसका मतलब ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। उस हिसाब से आपको बनाना है। उसके बाद हम लोग आते हैं सर यांत्रिक लाभ पर। यांत्रिक लाभ क्या होता है, गौर फरमाइएगा। अगर मान लीजिए कि ये उत्तोलक है, अगर ये मान लीजिए उत्तोलक है और ये आपका फ्लक्रम है, फ्लक्रम बोले तो आलम्ब, और ये लोड है, रिफ्रेश इट। लोड मतलब ये भार है, ठीक है। और यहां पर हमने प्रयास किया है, इसको हम प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं, एफोर्ट। इस पॉइंट को हम ई कहते हैं, इस पॉइंट को हम एफ कहते हैं और इस पॉइंट को हम एल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर, यहां से यहां तक की जो भुजा है इसको हम भार भुजा कहते हैं। भार भुजा दैट इज एफएल। और यहां से यहां तक की जो भुजा है उसको हम आयास भुजा कहते हैं। आयास भुजा बोले तो एफ ई। यही क्वेश्चन पिछले बार पूछा था सर, ध्यान दीजिएगा, रिफ्रेश इट। अगर आलंब से भार तक की भुजा को सर, ध्यान दीजिएगा, आलंब से भार तक की जो भुजा होती है, ये आलंब है, ये भार है, आलंब से भार तक की भुजा को भार भुजा, ठीक है। और आलंब से प्रयास तक की भुजा को प्रयास या आयास भुजा कहते हैं। अब उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है इसका सूत्र क्या होता है सर, गौर फरमाइएगा। इसके यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है, यांत्रिक लाभ का क्या फॉर्मूला होता है सर? इसका यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला होता है आयास भुजा दैट इज एफ ई बटा भार भुजा दैट इज एफ एल बराबर भार बटा आयास। देखो, कहते हैं यांत्रिक लाभ इज इक्वल टू होता है आयास भुजा बटा भार भुजा बराबर भार बटा आयास।
मामला क्या है सर? ये उल्टा होता है, यहां आयास भुजा होगा तो यहां भार होगा, यहां भार भुजा होगा तो यहां आयास होगा। यहां आयास भुजा होगा तो यहां भार होगा, यहां भार भुजा होगा तो यहां आयास होगा। दैट इज Fe बट्टा Fl। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास भुजा बट्टा भार भुजा, लेकिन आयास भुजा होगा तो यहां भार होगा, यहां भार भुजा होगा तो यहां आयास होगा। मामला क्या है? मामला यह है मेरे दोस्त कि इसको याद कैसे रखें। अगर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, फर्स्ट क्लास लीवर है, तो इसका यांत्रिक लाभ जो होता है 1 से कम भी होता है, 1 से अधिक भी होता है और 1 के बराबर भी होता है। सेकेंड क्लास लीवर है, 1 से बड़ा होता है, और थर्ड क्लास लीवर है वो 1 से छोटा होता है। तो पहले सेकंड होता है, बाद में थर्ड होता है, पहले बड़ा होता है, बाद में छोटा होता है। फर्स्ट क्लास लीवर का 1 से कम, 1 से छोटा और 1 के बराबर तीनों होता है। फर्स्ट क्लास लीवर का तीनों होता है, सेकंड क्लास लीवर 1 से बड़ा होता है, थर्ड क्लास लीवर 1 से छोटा होता है। फर्स्ट क्लास लीवर 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर तीनों। सेकंड क्लास लीवर 1 से बड़ा, थर्ड क्लास लीवर 1 से छोटा। कहते हैं, गौर फरमाइएगा सर, कि यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास भुजा बटा भार भुजा, या बराबर होता है भार बटा आयास। तो आयास भुजा बोले तो Fe/Fl होता है। F कॉमन है, पहले E होता है, बाद में L होता है। इसमें बच्चा को कंफ्यूजन क्या होता है सर? जब एग्जाम हॉल में जाता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है, वो जैसे कहता है यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ बराबर होता है Fe बट्टा Fl, यानी Fe हो गया आयास भुजा, Fl हो गया भार भुजा, आयास भुजा बट्टा भार भुजा, आयास भुजा बट्टा भार भुजा। अब बराबर होगा भार बट्टा आयास, उल्टा हो जाता है। E आयास भुजा है, एफोर्ट आयास भुजा है, बट्टा भार भुजा। तो आयास होगा तो भार होगा, भार होगा तो आयास होगा। कहते हैं, आयास बट्टा आयास भुजा F कॉमन है, पहले E होता है, बाद में L होता है। ध्यान से देखना, गड़बड़ करता है इसी में। पहले E होता है मेरे दोस्त, उसके बाद L होता है। पहले E बाद में L, पहले E बाद में L, पहले E बाद में L, पहले E बाद में L। जब पहले E बाद में L होगा, ABCD में पहले E बाद में L होता है, तो हम कहेंगे Fe बट्टा Fl, यानी आयास भुजा बट्टा भार भुजा। इसका मतलब भार बट्टा आयास होगा। उस हिसाब से तुमको ध्यान में रखना होगा। F कॉमन है, E बट्टा L, आयास भुजा बट्टा भार भुजा बराबर भार बट्टा आयास। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, ये भार है, तो भार आलंब से भार तक की भुजा को भार भुजा कहते हैं, और प्रयास या आयास से आलंब तक की भुजा को आयास भुजा कहते हैं। सर फॉर्मूला होता है भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा। यांत्रिक लाभ बराबर फॉर्मूला होता है सर भार बट्टा आयास बराबर आयास भुजा बट्टा भार भुजा, यानी Fe बट्टा Fl। Fe बट्टा Fl, यहां आयास होगा तो यहां भार होगा, यहां भार होगा तो यहां आयास होगा। ठीक है, यानी यांत्रिक लाभ बराबर भार बट्टा आयास या आयास भुजा बट्टा भार भुजा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर तीनों होता है। पहले 2 होता है, बाद में 3 होता है, पहले बड़ा होता है, बाद में छोटा होता है। द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है, और तृतीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है। तृतीय श्रेणी का जो यांत्रिक लाभ होता है वो 1 से छोटा होता है। ठीक है, क्लियर? प्रथम द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, तृतीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा, और प्रथम श्रेणी का 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर 3। क्लियर है? अब देखिएगा सर,
फिर से हम पढ़ा देते हैं, गौर फरमाइएगा। हम तुमसे मोहब्बत करके, लीवर, लीवर का फॉर्मूला होता है, चला FLE से हम इसको डिनोट करते हैं। F बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तलक, L बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तलक, E बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तलक। ध्यान दीजिएगा सर, F बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तलक, L बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तलक, E बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तलक। FLE, F बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तलक, L बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तलक, E बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तलक। F बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तलक, L बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तलक। आपको याद रखना है खाली FLE 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 और FE बटा FL, बस इतने तो याद रखना है, खत्म हो गया। लिखा FLE FE बटा FL, FLE FE बटा FL, FLE FE बटा FL, FLE FE बटा FL, FLE FE बटा FL। ठीक है, अब आते हैं सर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। प्रथम श्रेणी के उत्तलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर तीनों। द्वितीय श्रेणी के उत्तलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा और तृतीय श्रेणी के उत्तलक का यांत्रिक लाभ एक से छोटा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। हम उनसे मोहब्बत, जल्दी से निकाल लीजिए सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन। एकदम आराम से पढ़ेंगे सर हम लोग। कभी तो राम चला ये सोच के नहीं पढ़ाते हैं, भगा भगा के पढ़ा देते हैं, खत्म कर देंगे। आराम से प्यारे मोहब्बत इश्क से पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन के गति का नियम और घर्षण। पहले हम लोग पढ़ेंगे चला जड़त्व। व्हाट इज जड़त्व? इनर्शिया। क्या होता है जड़त्व? इनर्शिया। व्हाट इज जड़त्व? निकालिए सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दैट इज इनर्शिया, जड़त्व। क्या कहते हैं सर इसके बारे में? ये कहता है अगर कोई वस्तु स्थिर है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है। ये कहता है जड़त्व कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु, जैसे हम अगर दौड़ रहे हैं तो दौड़ते रहना चाहते हैं, हम अगर अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहते हैं, यही गुण जड़त्व कहलाता है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, न्यूटन के गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन, जड़त्व, इनर्शिया, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और गति में है तो गति में रहना चाहता है। यही गुण जड़त्व कहलाता है। अब सर आते हैं, दो प्रकार का गति होता है, जड़त्व होता है। सर ये पूरा किताब अगर आप पढ़ लेते हैं सर, तो एक लाइन भी आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी छूटता तो उसके हम जवाब दे ही लेते हैं। एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व। जब वस्तु गति अवस्था में होता है, जब वस्तु गतिशील होगा तो हम कहेंगे गति का जड़त्व काम करेगा।
और जब वस्तु विरामावस्था में होगा तो हम कहेंगे ये विराम का जड़त्व काम करेगा। ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गति का जड़त्व काम करेगा, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम का जड़त्व काम करेगा। अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गति का जड़त्व काम करेगा, और कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम का जड़त्व काम करेगा। ठीक है, अब मामला क्या है सर, गति का जड़त्व अधिक होता है, चूंकि यह गति में होता है। अगर हमको कह दे कि जड़त्व बताओ किसका अधिक, तो कहेंगे गतिशील अवस्था में होगा तब का जो जड़त्व होगा वो अधिक होगा, और विरामावस्था में जो होगा तब का जो जड़त्व होगा वो कम होगा। गतिशील अवस्था में होगा तब का जो जड़त्व होगा वो अधिक होगा, विरामावस्था में होगा तब का जड़त्व कम होगा। चूंकि गति में है, गति में है तो ऐसे भी सर ये जल्दी रुकना नहीं चाहता है। जड़त्व का फॉर्मूला होता है आई बराबर एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर होता है यानी जड़त्व द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व की अगर बात करोगे तो यह द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है सर, द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। एम द्रव्यमान है, आर त्रिज्या है, आई जड़त्व है। अगर आप देखोगे सर आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर, आर त्रिज्या है, एम द्रव्यमान है और आई जड़त्व है। एम द्रव्यमान है और आर त्रिज्या। कहते हैं जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक होता है गति का जड़त्व, जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं, और जब वस्तु अस्थिर अवस्था में होता है तो उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, क्योंकि आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। यहां आई जड़त्व है, आई चला जड़त्व है, एम द्रव्यमान है और आर त्रिज्या। ठीक है, तो गति में होगा तो गति का जड़त्व, विराम में होगा तो विराम का जड़त्व क्या है, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, अर्थात अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहता है। कहते हैं अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, यही गुण जड़त्व है। जैसे अगर कोई बच्चा चॉकलेट खा रहा है तो खाते रहना चाहता है, अगर कोई पंखा चल रहा है तो चलते रहना चाहता है, यही गुण तो जड़त्व है। यही गुण क्या है सर, जड़त्व है। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा जड़त्व किस किस चीज पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और त्रिज्या पर। एक को क्वेश्चन छूट जाए चला हमारे पेपर के, तेरी गाली मेरे सर, जे तू कह दो। अब न्यूटन ने किताब लिखा था सर प्रिंसिपिया, नाम तो सुना ही होगा इस चचा का, पूरा फिजिक्स से एकर है। इसका प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। न्यूटन ने अपने सभी नियमों को उसी में लिखा। न्यूटन की किताब का नाम था प्रिंसिपिया, 1687 में प्रकाशित हुआ था। कहता है न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा था। न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ था। न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन 1687 में लिखा था। ठीक है, अच्छा वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये कितने लोगों की समस्या है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियो मेरा डाउनलोड नहीं हो रहा है? अगर डाउनलोड वीडियो नहीं हो पा रहा है तो आप 6 टाइप कीजिए। अगर आपका वीडियो डाउनलोड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 5 टाइप कीजिए। नहीं डाउनलोड, जिनको नो प्रॉब्लम है सर 5 टाइप कीजिए, पता तो चले किसको प्रॉब्लम है किसको नहीं है। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है डाउनलोड, तो 6 टाइप कीजिए। अगर डाउनलोड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 5 टाइप कीजिए सर, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए।
न्यूटन की किताब थी सर प्रिंसिपिया, नहीं डाउनलोड हो रहा है 6 टाइप कीजिए, डाउनलोड हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है 5 टाइप कर दीजिए सर, ठीक है, जल्दी से टाइप कर लीजिए सर। 6 जिनका नहीं डाउनलोड हो रहा है, अब 5 जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं सर न्यूटन ने अपनी गति के नियमों में अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिखा है, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन 1687 ईस्वी में हुआ। इन्होंने 3 नियम दिया था। कितने नियम दिए सर? 3 नियम दिए। न्यूटन ने 3 नियम दिया। वो 3 नियम क्या क्या था? पहला नियम था, दूसरा नियम था और तीसरा नियम था, जिसमें हम लोग पहला नियम देखेंगे। पहला नियम क्या कहता था कि जैसे हम लोग कहते हैं जड़त्व, जड़त्व क्या है सर? जड़त्व कहते हैं इसको कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक यहां तक बातें गैलीलियो ने कही थी कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। ये बातें गैलीलियो ने कही थी। ये बात किसने कही थी? गैलीलियो ने, कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है और गति में है तो गति में रहना चाहता है। अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यह बात गैलीलियो ने कही थी, लेकिन इसे थोड़ा सा न्यूटन ने ऐड कर दिया, कह दिया ये मेरा नियम का, तब तक जब तक कोई बाह्य बल न लगे। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो हम दौड़ते रहना चाहते हैं, लेकिन तब तक जब तक हमको हमारे ऊपर कोई बाह्य बल न लगे। ठीक है, कहते हैं सर गौर फरमाइएगा, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है, लेकिन तब तक, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है। यहां तक बात न्यूटन ने कहा था। उसके बाद गैलीलियो आया और उसने कहा कि तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे, तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। ध्यान दीजिएगा सर, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, यह बात गैलीलियो ने कहा। लेकिन न्यूटन ने कहा तबे तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। तो गैलीलियो को मानने वाले लोगों ने कहा ये तो गैलीलियो ने कहा था। गैलीलियो ने कहा बाकी कोई नियम नहीं है, ये तो जड़त्व है, इसको जड़त्व का नियम बोलो। लेकिन न्यूटन ने इसको तीसरा नियम माना, और न्यूटन को मानने वाले लोगों ने न्यूटन का तीसरा नियम माना। देखो, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है, यह बात गैलीलियो ने कहा था यह जड़त्व है। और उसमें यह लगा दिया कि अगर तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे, बाह्य बल लगा देंगे तो रुक किया जाएगा। यह बात न्यूटन ने कहा और कह दिया यह न्यूटन का पहला नियम है। अपनी किताब प्रिंसिपिया में लिख भी दिया। तो समस्या क्या हुआ? समस्या यह हुआ कि एक ही नियम का 3 नाम रख दिया गया। एगो तो न्यूटन का पहला नियम, एगो गति का नियम, एगो जड़त्व का नियम, क्योंकि जड़त्व है यह गुण, और एगो गैलीलियो का नियम। इस सब एक ही नियम का नाम है। ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। इसी को न्यूटन का गति का पहला नियम, इसी को पहला नियम गति का, इसी को जड़त्व का नियम, इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं। गौर फरमाइएगा, कहते हैं न्यूटन के गति का नियम पहला नियम, या जड़त्व का नियम, या गैलीलियो का नियम। कहते हैं इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो वह गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। बाह्य बल लग जाएगा तो गति में है तो रुक जाएगा, अस्थिर है तो चलने लगेगा। अगर कोई अस्थिर है धक्का दे देंगे चलने लगेगा। तो कहते हैं अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। इसका मतलब बल किसी वस्तु के गति में परिवर्तन ला सकता है, अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। या तो चल रहा है तो रोक देगा, या रोक रहा है तो चलने देगा, चला देगा। इसका मतलब बल की परिभाषा इसी नियम से मिली
कि बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। तो कहा गया देखिए, अभी इसके एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ेंगे हम लोग, एक के बार पढ़ेंगे, यहां सिर्फ नोट पढ़ेंगे। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। देखो कितना अच्छा, सभी बच्चे 9, 5 टाइप कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो बच्चे होते हैं सर जो एकदम हमने कहा कि 5 नो प्रॉब्लम, देखो सारे बच्चे 5 टाइप कर रहे हैं। अब एक दो बच्चों का नहीं चल रहा है सर, तो आप ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए। इंटरनेट जियो में है तो एयरटेल में जाइए, आपके एरिया में हो सकता है जियो फास्ट नहीं होगा तो एयरटेल में जाइए। ये सब प्रॉब्लम तो सर आपको दूर करना होगी। हम इंडिविजुअल्स का प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे सर? लगभग हमको लगता है 80 से 82 हजार बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना सर। आप अकेले को प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। इसको क्यों नहीं समझते हैं आप? मेरी जान ऐसा मत कर, दिल टूट जाता है। कहते हैं देखिए हम 5 नो प्रॉब्लम आपके सामने ना हम टाइप करवा रहे हैं, देखिए आप भी कमेंट्स देख ही रहे होंगे सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए ना आपके सामने जो लोग बोल रहे थे सर, देखिए उनके सामने हम कमेंट्स करवा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आध दो बच्चों को प्रॉब्लम है सर, तो इसका मतलब आपके तरफ से प्रॉब्लम है सर। अगर किसी नदी से पानी आ रही है और सारे लोगों को गंदा पानी मिल रहा है तब नदी का पानी गंदा है। अगर एक दो लोगों को मिल रहा है इसका मतलब बाल्टी में गड़बड़ी है। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं सर। देखिए कहते हैं न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। अब आते हैं न्यूटन के दूसरे नियम पर, एग्जाम्पल्स अलग से पढ़ेंगे। पानी है क्या और सब ठीक है, मन लगता है? जॉब आराम है वाला है, खाली टाइम ज्यादा है क्या? आते हैं सर न्यूटन का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का दूसरा नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है सर? ये कहता है कि अगर कोई वस्तु है m द्रव्यमान की और ये u वेग से गतिशील है और इस पर कोई बल लगा देते हैं हम, m द्रव्यमान से ही है, इसका वेग भी हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर m द्रव्यमान की वस्तु है वो u वेग से गतिशील है, उस पर हम बल लगाते हैं, उसका वेग भी हो जाता है। टाइम मान लेते हैं यहां से यहां तक में t लग गया। आरोपित बल जो है वो समानुपाती होता है वेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन की दर के, यानी mv माइनस mu बाई टी के। आरोपित बल कहता है न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन मतलब अंतिम संवेग, संवेग बोले द्रव्यमान गुना वेग, m इंटू बी माइनस प्रारंभिक संवेग m इंटू यू। पैसे में परिवर्तन बराबर अंतिम पैसा माइनस प्रारंभिक पैसा। संवेग में परिवर्तन बोले तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग mv माइनस mu बाई टी। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। हम गरीब बच्चों के मसीहा हैं सर। मसीहा नहीं, आप तो गाली भी ना देने लगते हैं, जरा सा बफरिंग होता है गरिया देते हैं मास्टर को। ये तो गड़बड़ बात है, इसमें हम क्या करेंगे? मोदी जी को बोलिए ना ऑप्टिकल फाइबर जल्दी से स्टार्ट कर दें। देखिए सर, F समानुपाती m का कांस्टेंट है v माइनस यू बाई टी। सर F समानुपाती m v माइनस यू बाई टी को हम a लिख सकते हैं सर, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण लिखते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? F समानुपाती m v माइनस यू बाई टी a हो जाएगा। तो F समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा m इंटू ए। k बराबर अगर हम 1 ले लेते हैं सर, k बराबर अगर 1 ले लेते हैं तो F बराबर हो जाएगा m ए। इसका यूनिट निकालिएगा तो F का SI मात्रक अगर निकालिएगा तो SI मात्रक हो जाएगा सर, द्रव्यमान का होता है kg और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
केजी त्वरण द्रव्यमान का केजी है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोले तो न्यूटन हो जाएगा। इसका अगर बीमा निकालोगे तो एफ का हो जाएगा बीमा, एफ का बीमा हो जाएगा सर, केजी का होता है एम का होता है एल, एस का होता है टी, एम एल टी माइनस 2। कहते हैं न्यूटन का दूसरा नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है सर। ये जो एफ बराबर एम ए है ना, यही बल का सूत्र है। एफ बराबर एम ए जो है ये बल का सूत्र है। कहते हैं आरोपित बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, यानी एफ समानुपाती एम भी माइनस एम यू बाई टी। एम कॉमन ले लेंगे, भी माइनस यू बाई टी, भी माइनस यू बाई टी को ए लिख देंगे। एफ बराबर एफ समानुपाती एम ए, एफ बराबर के एम ए, के का कांस्टेंट ले लेंगे, एफ बराबर एम ए हो जाएगा। एफ का एसआई मात्रक निकालोगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम न्यूटन कहते हैं, और एफ की बीमा निकालोगे एम एल टी माइनस 2। ठीक है, इससे हमें बल का सूत्र मिलता है सर, एफ बराबर एम ए। अब पढ़िए न्यूटन का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। आरोपित बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर, एफ समानुपाती एम भी माइनस एम यू बाई टी, एफ समानुपाती एम भी माइनस यू बाई टी। भी माइनस यू बाई टी को ए ले लेते हैं, एफ बराबर एम ए, के को बराबर 1 लेंगे तो एफ बराबर एम ए हो जाएगा। के बराबर 1 ले लेते हैं तो एफ का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन कहते हैं। एफ का सीजीएस मात्रक करोगे तो केजी का ग्राम हो जाएगा, मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, सेकंड का सेकंड हो जाएगा, इसको हम डाइन कहते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। बल सदिश राशि है, पहले से पढ़ा रखे हम तुमको, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। अगर मान लो ये 10 न्यूटन वजन का है तो कम से कम 10 न्यूटन का बल तुमको लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा लगाओगे तभी ये उठेगा। कभी कभी पूछ देता है कि अगर 10 न्यूटन का वस्तु है तो ऑब्वियसली 9 न्यूटन लगाओगे थोड़े उठेगा, या तो 10 या 10 से ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसके बाद ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स है सर, इस पर अलग से चर्चा करेंगे। और ये न्यूटन का दूसरा नियम हमें बल का सूत्र देता है। देखो एक बार फिर से हम सर समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। हमने कहा चला कि जड़त्व तो क्या है, फिर सर कल हम इसको समाप्त करेंगे, तब खुद से पूछेगा कि हमको पूरा टॉपिक आया कि नहीं। जड़त्व तो क्या है? जड़त्व तो कहता है कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। ये फिर न्यूटन का पहला नियम हो जाएगा। लेकिन जड़त्व तो कहता है अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है, अर्थात अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहता, अर्थात अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहता है। यही गुण सर जड़त्व है। यही गुण क्या है? जड़त्व है। ठीक है। और अगर कहेगा कि अगर कोई जड़त्व 2 प्रकार के, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व। गति का जड़त्व मतलब गति में अवस्था में रहेगा तो गति का जड़त्व, विराम अवस्था में रहेगा तो विराम का जड़त्व। जड़त्व आई बराबर होता है mr², यानी जड़त्व जो है द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। फिर न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहता है अस्थिर है तो अस्थिर रहेगा, गति में है तो गति में रहेगा, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। यह न्यूटन का पहला नियम। इससे हमें बल का परिभाषा मिलता है कि बाह्य बल वस्तु को रोक सकता है या गति में ला सकता है। फिर न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होगा। इससे एफ बराबर एम ए मिलता है, इससे बल का सूत्र मिलता है। जड़त्व अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में तो गति में रहना चाहता है। और जड़त्व जो गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, उसमें गति का जड़त्व अधिक होता है, विराम का जड़त्व कम होता है। लिख लेना एक जगह कि गति का जड़त्व अधिक होता है, विराम का जड़त्व कम होता है। सर आप ये समझ लिए, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना ही होगा। गति का जड़त्व अधिक होता है, विराम का जड़त्व कम होता है। लिख लो जड़त्व एफएलई याद रखना, एफएलई एफई बटा एफएल, एफएलई एफई बटा एफएल, एफएलई एफई बटा एफएल, एफएलई एफई बटा एफएल, एफएलई एफई बटा एफएल। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, लेकिन 1-2 बच्चे हैं जो हमको कहते हैं कि तुम धोखेबाज हैं। कोई बात नहीं, गुरुजी भी सुन लेंगे।
सर आपके नेट में प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक कर लीजिए। FLE याद रखिए, एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तलक, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तलक, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तलक। FLE 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 FE बटा FL 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 FE बटा FL। जड़त्व, गति का जड़त्व अधिक होता है, विराम का कम होता है। पहला नियम से बल की परिभाषा मिलती है, दूसरा नियम से बल का सूत्र, और तीसरा नियम हम लोग सर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से सर हमको लव यू बोल दीजिए और चले जाइए सर पढ़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, लव यू।